हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं ज्ञानदेव मिश्रा आज आपके लिए द हिंदू का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक मैं द हिंदू का टॉपिक इसलिए लेकर आता हूँ आपके सामने, जिससे कि आप उस टॉपिक को पढ़ें, समझें। इससे आपको तीन फायदे होंगे। पहली, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ेगी। आज एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम में देख लीजिए। अब अभी आप सीएचएसएल आने वाला है, उसमें भी टायर 3 कर दिया गया, उसमें भी अब इंग्लिश का टेस्ट होगा। सीजीएल 2, सीजीएल में तो होता ही था हमेशा से। यूपीएससी में हर जगह कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गया है। आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए और उसके लिए हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सीजीएल में काफी ज्यादा पार्ट भी आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से, तो इसलिए। और द हिंदू पढ़ेंगे तो उससे हमारी जो करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगी। इसमें अच्छे हार्ड वर्ड्स भी होते हैं और ये काफी स्टैंडर्ड का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बनाता है। इसलिए इसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें। मैं पूरे द हिंदू को ट्रांसलेट करूंगा और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कॉपी लेकर बैठें, जिससे कि हार्ड वर्ड्स जो भी हैं आप उसको नोट डाउन करें। इससे फायदा होगा आपको, और 2-3 बार वीडियो को जब देखेंगे तो ज्यादा ही बेटर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। चलिए फिर हम अब आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो द हिंदू का टॉपिक मैं इसीलिए लेता हूँ क्योंकि द हिंदू का टॉपिक कभी कभी एसएससी सीजन वाले एडिटोरियल को द हिंदू से ही एडिटोरियल द हिंदू के एडिटोरियल से ही टॉपिक को ले लेते हैं और उसको पैसेज एग्जाम में दे देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका हेडिंग दिया हुआ है अ प्रैग्मेटिक अरेंजमेंट। अब देखिए, यहीं पे एक नया वर्ड मिलता है हमें, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को, व्हेन वी डील एनीथिंग विद अ प्रैक्टिकल बिहेवियर, नॉट विद अ थ्योरेटिकल, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक। मतलब जब भी हम किसी चीज को उसको थ्योरेटिकल वे में ना करते हुए उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं, उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक तरीका। तो यहाँ पर प्रैग्मेटिक अरेंजमेंट, इसका मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक प्रैक्टिकल व्यवस्था। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली बना है, अभी आपने सुना होगा, हाल में ही जो तमिलनाडु है वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं जयललिता, वो अभी बीमार पड़ गई हैं। तो बीमारी अचानक से वो पड़ गई और उन्होंने बताया नहीं कि जब तक मैं बीमार रहूंगी तब तक वहां पर उनके सीएम पद को कौन संभालेगा। उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया। तो इस कारण से हुआ क्या कि जो उनकी चीफ सेक्रेटरीज हैं और उनके पोर्टफोलियो के लोग हैं, वो वहां पे अब एज अ सीएम की तरह काम करने लगे। इससे प्रॉब्लम उन लोगों को हुई जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं। अब वो लोग वहां पे काम, सीएम की तरह उनको काम करना चाहिए, तो वहां पे प्रॉब्लम आ गई। तो फिर उस प्रॉब्लम को खत्म किया वहां के गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर चंद्रशेखर विद्यासागर राव जी ने। सीएच विद्यासागर राव जी जो हैं, उन्होंने वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इसी पे ये बेस बना है। उन्होंने जो तरीका यूज किया वो प्रैक्टिकल तरीका यूज किया है, इसीलिए इसका हेडिंग भी जो बना है वो है अ प्रैग्मेटिक अरेंजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब होता है कि एक 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 भयावह स्थिति। जो कुछ भी, व्हाट जब पहले लग जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है। उसका मतलब है वहां पर एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है। मतलब व्हाट थ्रेटेंड, मतलब जो कुछ भी भयावह स्थिति, टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास। यहाँ इम्पास एक और वर्ड है। इस इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। मतलब कि एक इम्पास सिचुएशन उसे बोलेंगे जब आप कुछ भी डिसाइड ना कर पाए, ना यस न नो। मतलब एक ऐसी स्थिति जो डेडलॉक कंडीशन बन जाए, उसे कहते हैं इम्पास। तो जो कुछ भी भयावह स्थिति हमारे संवैधानिक में गतिरोध को उत्पन्न कर रही थी, इन तमिलनाडु हैज बीन अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब होता है टल टल जाना। तो हैज बीन अवर्टेड विद गवर्नर चंद्रशेखर विद्यासागर राव। वह चंद्रशेखर, उन वहाँ तमिलनाडु गवर्नर चंद्रशेखर विद्यासागर राव द्वारा टाल दी गई हैं। जो कुछ भी भयावह स्थिति हमारे संवैधानिक गतिरोध को उत्पन्न कर रही थी, उसे चंद्रशेखर राव जी ने एवर्ट कर दिया, उसको टाल दिया है। कैसे? अलोकेटिंग द पोर्टफोलियोज हेल्ड बाय एलिंग द चीफ मिनिस्टर जयललिता। जो कि उनका जो पोर्टफोलियो था, जयललिता के जो पोर्टफोलियो को जयललिता के जो पोस्ट को, उनके पोर्टफोलियो को संभालने के लिए उनके जो उनके हेल्पर्स जो संभाल रहे थे, वो उन्होंने चेंज कर दिया टू हर, वो दे दिया टू हर सीनियर मोस्ट कलीग इन द कैबिनेट। उस कैबिनेट के सीनियर मोस्ट कलीग को दे दिया, ओ पन्नीर सेल्वम जी को। ओ पन्नीर सेल्वम जी जयललिता के कैबिनेट के सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं, उनके हाथ में अब सीएम का भार दे दिया गया है। ही ऑल्सो मेड इट क्लियर, ही का मतलब यहाँ पे है ये गवर्नर विद्यासागर राव जी ने मेड इट क्लियर दैट मिस्टर पन्नीर सेल्वम विल प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग्स। उन्होंने क्लियर किया है कि मिस्टर पन्नीर सेल्वम जी ही
कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड ओवर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना। तो कैबिनेट मिस्टर पन्नीर सेल्वम ही कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड ओवर उसकी अध्यक्षता करेंगे। द अरेंजमेंट टू कंटिन्यू अंटिल, और ये जो अरेंजमेंट, ये जो व्यवस्था है, ये कंटिन्यू रहेगी अंटिल मिस जयललिता रिज्यूम्स हर ड्यूटीज, जब तक कि मिस जयललिता जो है वो अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आ जाती हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए MS लगा हुआ है, जो कि लड़कियों के लगता है MRS मिसेस लगता है, और लड़कों के लिए लगता है MR। अच्छा, अब एक यहाँ पर क्यों MS हुआ, अब इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी ले लीजिए कि जब भी लड़कों के आगे जब MR लगता था, मिस्टर लगता था, तो मिस्टर चाहे वो टीनेजर हो उसके सामने भी हम मिस्टर लगा देते थे, वो एडल्ट हो या बूढ़ा हो जाए सबके साथ में मिस्टर लगाते थे। लेकिन लड़कियों के साथ में जब लड़कियां शादी से पहले MISS लिखा जाता था और शादी के बाद MRS लिखा जाता था। ऐसा क्यों, वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन विथ गर्ल्स? हमारा ये उद्देश्य है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हैं। तो अब क्या सिस्टम हो गया है कि लड़कों के लिए मिस्टर MR है, तो लड़कियों के लिए मिस, चाहे वो कुंवारी हो और चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो डाइवोर्सी हो, तो उन सब में अब MS लगने लगा है। तो यहाँ था मिस, और इसको मिस नहीं बोलते हैं ना मिसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिस। जेड का प्रोनाउंसिएशन है मिस। मिस जयललिता रिज्यूम्स हर ड्यूटीज इन अनडाउटेडली अ प्रैग्मेटिक मूव। अब देखिए हुआ क्या कि अभी तक उन्होंने यही तो किया ना कि जो चीफ मिनिस्टर विद्यासागर राव जी थे, उन्होंने थेरेटिकल वे में ना जाकर अब उन्होंने क्या किया कि अब ये एक प्रैक्टिकल वे है कि सही बात है, सच बात है कि अगर आपके कैबिनेट में अगर आप सपोज दैट चीफ मिनिस्टर आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप किसको अपना पदभार देंगे? आप सबसे एक्सपीरियंस को देंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और यही प्रैक्टिकल अप्रोच किसने फॉलो किया? गवर्नर विद्यासागर राव जी ने। और वो उन्होंने किसको दे दिया? मिस्टर पन्नीर सेल्वम को दे दिया है कार्यभार, जब तक कि मिस्टर जयललिता जी बीमार रहती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं resumes is undoubtedly a pragmatic move, as it addressed to concern about who is responsible for governance in interregnum caused by chief minister hospitalization। ये जो प्रिसाइड ओवर किया गया है, ये क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि ये हो रहा था, ये क्वेश्चन उठ रहा था कि अब जब तक कि जयललिता जी बीमार हैं, कि अब तमिलनाडु की गवर्नेंस को कौन संभालेगा। तो इस चीज को दूर कर दिया गवर्नर विद्यासागर राव जी ने। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड नया आया है, इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब होता है कि वो टाइम जब दो राजा, जब पुराने जमाने में जब दो राजा, या पुराने जमाने के किसी भी जमाने ले लीजिए, जब दो शासक दो राज्य के बीच में, मतलब दो राज्य के जो शासक हैं उनके बीच में जो टाइम का स्पैन होता है, उसको खाली समय जो चला जाता है उसको बोलते हैं इंटररेग्नम। क्योंकि चीफ मिनिस्टर जी बीमार है वहां पे, अब कोई दूसरा आएगा, तो इसमें जो ये जो टाइम का प्रॉब्लम आया, जो टाइम का गैप आया, उसको बोलते हैं इंटररेग्नम। ये जो स्थिति है, इसको फेज है, वो इंटररेग्नम हो गया। तो मिस्टर राव appears to have broached the need for an interim arrangement with representatives of academic government as soon as become clear that Miss Jayalalitha would require a prolonged stay in hospital। इसमें भी वही बात कही गई है कि जब पता चला कि ये लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में रहेंगी, तो इन्होंने AIADMK जो कि वहाँ की पार्टी है, उसके क्या कहते हैं, उसके मिनिस्टर को ही वहां का पदभार संभालने के लिए दिया दिया CM का पदभार संभालने के लिए। अपोजिशन पार्टीज वर गेटिंग अनईजी ओवर द पॉसिबिलिटी। अपोजिशन पार्टी थी, वो परेशान थी इस बात को लेकर कि कौन बनेगा वहां का, किसके हाथों में CM का पदभार रहेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा हुआ है, इनर सर्किल कुड बी कॉलिंग द शॉट्स। कॉलिंग द शॉट्स का मतलब होता है कि जिसके हाथ में इंचार्ज, कौन इंचार्ज बनेगा। कॉलिंग द शॉट, आई डू, जैसे एक सेंटेंस ले, डू एज आई कॉल द शॉट, मतलब तुम ऐसा करो जैसा कि मैं कहता हूं। कॉलिंग द शॉट मतलब एज आई कॉल द शॉट, मतलब मैं इंचार्ज हूं और मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। परहैप्स द अरेंजमेंट कुड हैव बीन मेड अ फ्यू डेज अर्लियर। ये अरेंजमेंट बहुत पहले ही हो सकता था अगर दे शो लेस रिलक्टेंस टू नॉलेज the reality that chief minister health does not appear her to discharge her duties। अगर मतलब चीफ मिनिस्टर को अगर ये पता होता कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ, तो फिर उन्हें वो खुद अगर दे देती कि किसको संभालना है, तो ये प्रॉब्लम ना आती। इट इज द मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द इम्पास हैज एंटर्ड। अब तो ये इम्पास का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एक ऐसी स्थिति जहां पर कुछ भी निर्णय ना लिया जा सके,
चूंकि अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इज इन पास एज एंटेड। अब ये एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन का एक मामला है जिसमें कि इम्पास जो है वो खत्म हो गया है, अब इम्पास नहीं है वहां पे, अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल वॉर ऑन एनी सच इंक्वायरी, इट विल बी अनवाइज टू क्वेश्चन अब it will be unwise to question the claim that present arrangement has been made as per the advice of the chief minister। अब किसी पे भी, अब अगर कोई बंदा अब इस पे कोई क्लेम करता है कि ये भी नहीं होना चाहिए, तो उसे एक मूर्खता का ही क्वेश्चन कहेंगे, अनवाइज टू क्वेश्चन। डेवलपमेंट इन 1994, अब इसमें बताया गया है कि 1984 में भी एक बार ऐसी स्थिति हो चुकी है जब वहां के गवर्नर एसएल खुर्रान ने रीअसाइन किया था एमएस रामचंद्रन जी को, जब वहां के वीके नायडू जो थे वो वहां पे उनकी वो सीएम का पदभार नहीं संभाल पा रहे थे, कुछ कारण से बाहर थे, तो किसने संभाला था, एमएस रामचंद्रन जी ने। तो ये चीज पहले भी हो चुकी थी, कोई नया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट अ गाइडिंग प्रेसिडेंट फेवर बाइट सेवरल ज्यूरिस्ट्स, और ये सब सारी चीजें गाइड हुई थी बहुत सारे ज्यूरिस्ट से वहां उनसे। और अच्छा, डीडी बसु जी भी हैं, वो कहते हैं इन शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनकी एक बुक है उसमें उन्होंने बोला है कि इफ द गवर्नर एलोकेट्स द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अगर गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर के फंक्शन को एलोकेट करता है अंडर एक्ट 166(3), ये याद रख लेगा, 166(3) के तहत ही ऐसा होता है, टू सम अदर मिनिस्टर, अगर जो फंक्शन अगर चीफ मिनिस्टर किसी और मिनिस्टर को देता है ड्यूरिंग द टेम्परेरी एब्सेंस, जब से इलनेस और चीफ मिनिस्टर, द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्चार्ज बाय अदर मिनिस्टर्स। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 166(3) के आर्टिकल के तहत अगर कोई गवर्नर किसी चीफ मिनिस्टर के फंक्शन को किसी दूसरे मिनिस्टर को देता है, जबकि वो जो मूल चीफ मिनिस्टर है वो बीमार हो, तो जो ये द फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्चार्ज बाय अदर मिनिस्टर, तो जो चीफ मिनिस्टर का जो फंक्शन है वो दूसरे मिनिस्टर के द्वारा डिस्चार्ज किया जा सकता है। टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैसे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हम मीटिंग करें और उस मीटिंग करने के बाद जो निर्णय हो उसके तहत हम उस डिसीजन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट टू द गवर्नमेंट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर एक्ट 166A, अब गवर्नर से कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा उसको 167A के तहत विद द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर 174B। इसका मतलब ये होगा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको मतलब जो भी बनेगा सीएम की जगह पे, उसको जो है चीफ क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होगी साथ में, और तब वो किसी चीज को डिसीजन ले सकेंगे। इट इज ऑफन सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइजली साइलेंट ऑन सम एस्पेक्ट्स, ये भी कहा जाता है कि जो हमारा जो संविधान है वो कई एस्पेक्ट्स पे वो एकदम शांत हो जाता है, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज आर नॉट अनड्यूली कंस्ट्रेंड। अनड्यूली का मतलब होता है यहाँ पर कि अनावश्यक रूप से, इसका मतलब ये है कि कुछ एस्पेक्ट्स पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शांत हो जाता है, ताकि कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो फंक्शनरीज हैं वो किसी के ऊपर एक अनावश्यक रूप से नियम ना बन जाए बाई मियर वर्ड्स, केवल एक वर्ड्स उसमें लिख दिया कि आपको यही करना है किताब में तो आप सिर्फ वही करिए, ऐसा नहीं है। एंड मे एक्ट इफेक्टिवली टू डील विद द वैरायटी ऑफ इमरजेंट सिचुएशंस, तो इसका अधिकार दिया गया है कि एक आदमी वर्ड से हटकर, संविधान के वर्ड से हटकर अपने प्रैक्टिकल तरीके से उस चीज को सॉल्व करे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज किताब में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में दी हुई हो और वहीं से हम उसको लें और उसी चीज को फॉलो करें, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है वहां पर हम ये काम कर सकते हैं। हाउएवर, गिवन व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड रिसेंटली इन तमिलनाडु, जो कुछ भी मामला तमिलनाडु में सामने आया है, इट मे बी एडवाइजेबल टू अडॉप्ट द कन्वेंशन, ये एडवाइजेबल हो सकता है कि हम इस कन्वेंशन को अडॉप्ट करें, दैट द मिनिस्टर नेक्स्ट इन सीनियरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशिएटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव व्हेन शी और ही इज टेम्परेली अनअवेलेबल ड्यू टू इल हेल्थ और अदरवाइज। तो इसको एक कन्वेंशनल तरीका भी हम इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि अगर चीफ मिनिस्टर हमारे कभी बीमार पड़े या कोई भी बीमार पड़े तो उनका जो नेक्स्ट हायरार्की में जो नेक्स्ट नंबर पे आए, जो सेकंड मोस्ट टॉप मोस्ट हो, उसको उस दौरान चीफ मिनिस्टर के पद पर कार्यभार करने का अवसर दिया जाए। इससे किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगा और इसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने जो जो कई सारे वर्ड्स देखे और उस वर्ड्स को हम हमेशा नोट डाउन करेंगे कॉपी में और हम अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहला वर्ड था प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को डील करें प्रैक्टिकल वे से तो उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक। दूसरा वर्ड है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना। जैसे कि यहाँ पर गवर्नर विद्यासागर राव जी ने जो इम्पास का जो सिस्टम था, मतलब प्रॉब्लम थी, उसको एवर्ट कर दिया, टाल दिया था। फिर आता है तीसरा वर्ड इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। जब हमारी गति रुक जाती है, जब हम कुछ भी डिसीजन ना ले पाए, उसे कहते हैं इम्पास। फिर एक नया वर्ड आया थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है, ये थ्रेटन का मतलब होता है पास्ट फॉर्म ऑफ थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है खतरा। या फिर एक और वर्ड भी होता है जो कि इस जो आर्टिकल था इसमें खतरा से लिया गया है। दूसरा वर्ड होता है धमकी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मुझे धमकी देने की। तो धमकी के सेंस में होता है। और खतरा के सेंस में अ ब्रोकन फिंगर थ्रेटन हिज करियर। एक उंगली, उसकी उंगली, टूटी हुई उंगली ने उसके करियर के साथ एक खतरा जोड़ दिया, मतलब उसके करियर पर एक धब्बा लगा दिया। प्रिसाइड ओवर एक वर्ड था। प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है अध्यक्षता करना। जैसे यहाँ पर अब जो है जो ये पनीर सेल्वम है, ये प्रिसाइड ओवर मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर्स की अध्यक्षता करेंगे जब तक कि जयललिता जी ठीक नहीं हो जाती। एक आया इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब होता है अ पीरियड व्हेन नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड। जब एक गवर्नमेंट जब सस्पेंड रहती है उस पीरियड को क्या बोलते हैं, इंटररेग्नम। कॉल द शॉट्स एक नया वर्ड था इसमें। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू बी इन चार्ज। मतलब अगर आप कहिए कि आई एम कॉल द शॉट, आई एम कॉल द शॉट्स का मतलब आप इंचार्ज हैं। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का यहाँ पे आया था अनिच्छा। रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छा। अनड्यूली मतलब होता है अनावश्यक रूप से। एक वर्ड आया था ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब दो होता है। अब इस जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल में तो इसका मतलब ये है कि केम टू बी नोन और बी रिवील्ड, मतलब कि जो भी चीजें हैं वो सामने आ जाए, सीक्रेट जो है वो रिवील हो जाए, उसे कहते हैं ट्रांसपायर्ड। और जो क्या कहते हैं, तो आपका दूसरा जो बॉटनी में मीनिंग है ट्रांसपायर का मतलब, उसका मतलब है गिव ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। जो प्लांट है, प्लांट्स के स्टोमेटा जो छेद होते हैं वहां से पानी जब बाहर वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाता है उसको कहते हैं ट्रांसपायर। तो एक इसका वर्ड भी देख लीजिए, कैक्टस डज नॉट ट्रांसपायर एज फ्रीली एज मोस्ट प्लांट्स। कैक्टस में ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है ना, भाप नहीं बन पाता है एज फ्रीली एज मोर प्लांट्स। तो इस तरह से ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and if you have not subscribed our channel then please subscribe it and make your knowledge and all the best। डेफिनेटली अगर आप ये देखेंगे, डेली एक ही लेक्चर आप देखेंगे, ध्यान से उसको 2 बार और पढ़ेंगे, तो आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और 5 मिनट लगता है, आधा घंटा लग जाता है, और आप अच्छे से उसको इंग्लिश भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो मैं कल पेश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।